आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो फ्रेंड, इस प्रश्न में हमें जो है प्रत्येक शाखा में धारा का मान ज्ञात करना है, जो हमें चित्र दिया गया है। तो हम इसको इस प्रकार से हल कर सकते हैं। देख सकते हैं प्रत्येक शाखाओं में हमें धारा का मान जो है अज्ञात धारा के रूप में दिया गया है, अर्थात I2, I1, ठीक है, तथा I3 तीन धारा हमें दिया गया है जिनका हमें मान ज्ञात करना है। तो हम देखें यहाँ पे, अगर यहाँ पे इसका मान किस तरह से ज्ञात कर सकते हैं, हम जो अगर लूप प्राप्त होता है तो हम इसका जो है ज्ञात करते हैं किरचॉफ के जो है वोल्टता नियम से। तो इसके अनुसार अगर देखें तो हम बंद लूप लेते हैं। अगर इस प्रकार से लिखें किरचॉफ के वोल्टता नियम से, इस प्रकार से लिख सकते हैं। तो बंद लूप अगर देखें तो लूप के लिए हम पहले लेते हैं, अगर देख सकते हैं A B C A, ठीक है। तो A B C A इस प्रकार, सॉरी यहाँ पे A लिखेंगे तो A B C A हमें प्राप्त हो जाएगा, ठीक है, इस प्रकार से। तो हमें जो है यहाँ पे लूप लगाना है बीच के बीच। देखिए A से B के बीच चलते हैं पहले हम। तो A से B के बीच हमें देखिए कौन सा यहाँ पे इस दिशा में चल रहे हैं A से B, तो यहाँ पे धारा क्या है I2, प्रतिरोध क्या है 4। तो इसको हम लूप नियम से क्या लिख सकते हैं, किरचॉफ के वोल्टता नियम से हो जाएगा 4 गुणित I2, ठीक है। अब यहाँ पे कोई प्रतिरोध नहीं है। देखिए हम चलते हैं B से C। तो B से C यहाँ पे क्या है प्रतिरोध, हम धारा की दिशा में चल रहे हैं इसलिए धनात्मक लेंगे इसको भी। धन 2 प्रतिरोध का मान है, धारा क्या है यहाँ पे I2 धन I3, इस प्रकार से प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। तो उसके बाद देखिए अब कोई प्रतिरोध नहीं है तो C से अब क्या चलेंगे, C से A की ओर। तो C से A की ओर चलते हैं तो हमें यहाँ एक प्रतिरोध क्या प्राप्त होता है, ये भी धारा की दिशा में है। तो हम चल रहे हैं C से A, धारा भी क्या चल रहा है C से A चल रहा है, देख सकते हैं यहाँ पे। तो हम इसको लिखेंगे, जो प्रतिरोध का मान है 1, तो धारा का मान क्या है यहाँ पे देख सकते हैं I1, तो ये हो जाएगा I1। तो इस प्रकार से सारे प्रतिरोध हमें प्राप्त हो जाते हैं। अब देखिए यहाँ पे हम बराबर क्या होता है, बीज जो है विद्युत वाहक बल का बीजगणितीय योग प्राप्त होता है। तो यहाँ पे देखिए A से B के बीच कोई विद्युत वाहक बल नहीं है, B से C के बीच नहीं है, तथा C से A के बीच एक विद्युत वाहक बल है, जिसमें क्या हो रहा है देख सकते हैं यहाँ पे धारा क्या जा रही है ऋण प्लेट से जो है धन प्लेट की ओर। तो धन प्लेट की ओर जा रही है तो हम इसका मान धनात्मक लेंगे, तो इसका मान क्या दिया गया है 10 वोल्ट। तो इस प्रकार से जो हमें समीकरण प्राप्त हो जाएगा। अब इसको हल करेंगे हम तो क्या प्राप्त हो जाएगा, अगर I1 I2 के रूप में देखें तो ये एक I1 या इसको I1 भी लिख सकते हैं, ठीक है, धन 4 I2 और 2 I2, ये क्या हो जाएगा 6 I2 हो जाएगा, ठीक है, धन ये 2 का अंदर गुना करेंगे तो हो जाएगा 2 I3 बराबर क्या हो जाएगा 10। तो इस प्रकार से जो हमें समीकरण प्राप्त हो जाता है, इसको हम समीकरण 1 लिख सकते हैं पहले लूप के लिए। अब अगर हम देखें जो दूसरा लूप लेते हैं अगर हम, ठीक है, कौन सा ले सकते हैं हम इसमें देखें, ये लूप अगर लेते हैं हम, लूप धारा की दिशा में करते हैं C A D C, इस प्रकार से अगर लेते हैं, ठीक है, बंद है जो, ठीक है, बंद लूप। तो यहाँ पे लूप हो जाएगा। तो C से A की ओर चलते हैं यहाँ पे। तो C से A की ओर देखिए यहाँ पे जो हमें प्रतिरोध क्या प्राप्त हो रहा है, ये हो रहा है 1 ओम का। धारा क्या है यहाँ पे देख सकते हैं, यह है I1, तो धारा की दिशा में जा रहे हैं हम, तो ये धनात्मक हो जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार जब हम A से जो है D की ओर चलेंगे अब, ठीक है, C से A हो गया, A से D की ओर। तो A से D की ओर चलते हैं तो यहाँ पे प्रतिरोध क्या है, ये भी हम धारा की दिशा में चल रहे हैं तो धनात्मक प्रतिरोध है 4, ठीक है। धारा क्या प्रवाहित हो रही I1 ऋण I2, I1 ऋण I2, इस प्रकार से लेते हैं। अब देखते हैं हम कहाँ चलेंगे, D से C। तो D से C हम ऊपर दिशा चल रहे हैं, धारा की दिशा में आ रही, नीचे की ओर आ रही, तो ये मान हमें ऋणात्मक हो जाएगा, ठीक है। तो ऋणात्मक हो जाएगा। तो यहाँ पे प्रतिरोध क्या है 2, धारा क्या है देखिए यहाँ पे धारा प्रवाहित हो रही है I2 धन I3 ऋण I1, इसको लिख देंगे I2 धन I3 ऋण I1, ये प्राप्त हो जाता है। तो हम C तक पहुंच जाते हैं। यहाँ पे अब कोई प्रतिरोध नहीं है, बराबर क्या होता है जो विद्युत वाहक बल होता है। तो यहाँ पे देखिए C से A के बीच एक जो विद्युत वाहक बल है वो क्या जा रहा है धारा की दिशा में ऋण से जो है धन की ओर, तो हम धनात्मक लेंगे तो 10 धन 10 प्राप्त हो जाएगा। बाकी A से D के बीच कोई भी विद्युत वाहक बल नहीं है तथा D से C के बीच विद्युत वाहक बल नहीं है, तो इस प्रकार से प्राप्त हो जाता है। अब इसको हम हल करेंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा, अगर हम इसे संक्षिप्त रूप में लिखें
तो हो जाएगा I1 धन 4I1 ऋण 4I2 ऋण 2I2 ऋण 2I3 होगा। यहाँ पे 2 अंदर गुना करेंगे ऋण 2 का, तो 2I3 धन 2I1 बराबर 10। या अब हम देखें सबको अगर जोड़ देंगे तो 1 धन 4 धन 2, तो ये क्या प्राप्त हो जाएगा हमें, ये हो जाएगा 7I1 ऋण 4 ऋण 2 कितना होगा, ऋण 6I2 ऋण 2I3 बराबर 10। तो हम इसको देते हैं समीकरण 2। इस प्रकार से 2 लूप के लिए प्राप्त हो गया। अब एक और लूप प्राप्त हो रहा है, हमें देख सकते हैं इस प्रकार से। तो अगर इसको देखें, हम एक और लूप लेते हैं। अगर लूप में जो है किरचॉफ नियम, लूप कौन सा ले सकते हैं, बी सी डी ई तथा हम लिख सकते हैं इसको बी। ठीक है, अर्थात इस दिशा में चलेंगे, बी से सी की ओर, सी से डी की ओर, डी से ई तथा फिर बी की ओर चलेंगे हम। ठीक है, प्राप्त हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे पहले क्या होगा, बी से सी, बी से सी हम धारा की दिशा में चल रहे हैं, अर्थात हम धनात्मक लेंगे। यहाँ पे प्रतिरोध क्या है देख सकते हैं आप, अगर हम इसको थोड़ा सा यहाँ से लिखें। ठीक है, अगर देखें क्या है, बी से सी धनात्मक लेंगे, धारा की दिशा है, 2 प्रतिरोध है यहाँ पे, तथा क्या दिया गया है यहाँ पे, धारा का मान क्या है देख सकते हैं यहाँ पे, I2 धन I3, I2 धन I3 धारा का मान है। उसके बाद अगर देखें C से D, C से D धारा की दिशा में जा रहे हैं हम। ठीक है, ये देखिए धारा की दिशा में C से D जा रहे हैं हम, तो धनात्मक लेंगे इसको भी। यहाँ प्रतिरोध क्या है 2 ओम का, देख सकते हैं धारा क्या प्रवाहित हो रही है यहाँ पे, I2 धन I3 ऋण I1 ये प्रवाहित हो रही है। उसके बाद देखें D से जो है E की ओर, यहाँ पे कोई प्रतिरोध नहीं है, E से जो है B की ओर भी यहाँ पे कोई प्रतिरोध प्राप्त नहीं हो रहा है हमें। ठीक है, तो यहाँ पे हम बराबर लिख सकते हैं। इसके बराबर क्या होता है, जितना विद्युत वाहक बल यहाँ पे, तो B से C के बीच कोई विद्युत वाहक बल नहीं है, C से जो है D के बीच कोई विद्युत वाहक बल नहीं है, तो लेकिन क्या है D से E तथा B के बीच है, तो यहाँ पे धारा क्या जा रही है देख सकते हैं, ऋणात्मक से धनात्मक, अर्थात हम इसका मान धनात्मक लेंगे, तो इसका मान क्या है 5 दिया गया है। इस प्रकार से हम लिख सकते हैं। अब इसको अब हल करें तो क्या हो जाएगा, 2I2 धन 2I3 धन 2I2 धन 2I3 ऋण 2I1 बराबर 5। या हम इसको I1 I2 के लिए लिखें तो क्या जाएगा, ऋण 2I1 I1 एक ही है। ठीक है, I2 क्या होगा 2 धन 2, तो हो जाएगा 4I2 धन 2 धन 2, ये क्या हो जाएगा 4I3 बराबर 5। इसको हम लेते हैं समीकरण 3। तब हम समीकरण 1, 2 और 3 को हल करके किसका मान हल कर सकते हैं, I1 I2 I3 का। तो समीकरण 1, 2 तथा 3 से हमें I1 प्राप्त होता है। I1 बराबर हो जाएगा 15/8 एम्पियर तथा जो है I2 का मान हमें प्राप्त हो जाता है 15/16 एम्पियर तथा I3 का मान प्राप्त हो जाता है हमें 5/4 एम्पियर। तो इस प्रकार I1 I2 I3 का मान प्राप्त हो जाता है। लेकिन हमें प्रश्न में क्या पूछा है कि प्रत्येक शाखा में धारा, तो AB में क्या धारा प्राप्त हो रही है देख सकते हैं, I2 प्रवाहित हो रही है। तो AB धारा हम अगर लिखें, AB की धारा, ठीक है, अगर IAB लिखते हैं हम तो ये क्या हो जाएगा, ये होगा I2, तो I2 का मान क्या प्राप्त है 15/16, ये हमें प्राप्त हुआ है। ठीक है, तो हम इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं। अब देखिए अगर BC में क्या धारा प्रवाहित हो रही है देख सकते हैं, I2 धन I3, तो हम इसको लिख सकते हैं IBC I2 धन I3। तो अब यहाँ पे मान रख देंगे, I2 का मान जाए 15/16 धन 5/4, तो इसको हम लिख सकते हैं, ये हो जाएगा 35/16, या इसको लिख सकते हैं 2.18
एम्पियर, ये प्राप्त हो जाता है। अब देखिए हम अगर CD के लिए देखें तो CD क्या है, यहाँ पे देखिए CD की धारा क्या है, यहाँ पे I2 धन I3 ऋण I1। इसको इस प्रकार लिख सकते हैं, CD के लिए लिखे ICD, तो ये दिया गया है I2 धन I3 ऋण I1। ठीक है, तो ये प्राप्त हो जाएगा। I2 धन I3 हमने क्या प्राप्त किया देख सकते हैं, 35/16 ऋण I1 का मान क्या है, I1 का मान है 15/8। तो ये हमें प्राप्त हो जाएगा ICD का मान, जो हो जाएगा 5/16 एम्पियर। ठीक है, इस प्रकार से प्राप्त हो जाएगा। अब क्या देखना है हमें, देखिए यहाँ पे C और A के बीच, C और A के बीच धारा क्या प्रवाहित हो रही है, ये प्रवाहित हो रही है I1। तो यही हमें CA प्राप्त हो जाएगा, ICA। ये I1 का मान क्या प्राप्त हो गया देख सकते हैं हम, ये प्राप्त हो गया 15/8। तो 15/8 एम्पियर इस प्रकार से प्राप्त हो जाएगी। अब हम देखिए धारा A से D के बीच, A से D के बीच धारा क्या है, I1 ऋण I2। तो हम इसको लिखेंगे IAD I1 ऋण I2। ठीक है, I1 का मान 15/8, I2 का मान क्या है ऋण I2 देख सकते हैं 15/16। तो 15/16, तो इसका मान प्राप्त हो जाएगा हमें 15/16 एम्पियर। ये किसका मान दर्शाता है, ये दर्शाता है IAD का मान। अब हमें क्या ज्ञात करना है, अब यहाँ पे हमें ज्ञात करना है धारा कौन सी। अब देखिए D तथा जो है B के बीच, तो IDB अगर लेते हैं तो यहाँ पे क्या धारा प्रवाहित हो रही है देख सकते हैं, IDB। यहाँ पे देखिए अगर, तो धारा प्रवाहित हो रही है I3, तो I3 लिख सकते हैं। I3 का क्या मान प्राप्त हुआ हमें, ये प्राप्त हुआ देख सकते हैं 5/4 एम्पियर। इसका मान भी प्राप्त हो जाता है हमें। तो हमें कौन सी, देखिए B, यहाँ पे AB का मान प्राप्त हुआ, BC का मान प्राप्त हो गया, CA का मान प्राप्त हो गया, AD का मान प्राप्त हो गया, तथा जो हमें यहाँ पे DB का भी मान प्राप्त हो गया। तो सभी जो है हमें धाराओं का मान यहाँ पे प्राप्त हो जाता है। तो यही पूछा गया था प्रश्न में। ठीक है, तो ये सब हमें धाराएं जो है प्राप्त हो जाती हैं सभी शाखाओं में। तो यही हमारा उत्तर है। ओके, थैंक यू। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।